नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। तैयार है आपका पसंदीदा शो मनी सेंट्रल। खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। चलिए खबरों पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखते हैं ऑन द शो यानी आज कार्यक्रम में खास क्या है। तो आज खास है, अब रूस का बचना मुश्किल। रूस के सस्ते तेल का भारत को फायदा होगा या नुकसान? और नुकीले हुए महंगाई के नाखून, घर खरीदने का सपना अब और महंगा हो गया। कैसे थमेगी रुपए की गिरावट? और चलते चलते बात करेंगे कि बीएसएनएल का मर्जर सरकार क्यों कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध थमने का फिलहाल कोई संकेत नहीं मिल रहा। इसकी वजह से कच्चे तेल का बाजार हर रोज नए समीकरण बदल रहा, उसकी तस्वीर हर रोज बदल जा रही। यही कारण है कि $100 के नीचे आ गया कच्चा तेल, फिर एक बार $110 के पार पहुंच गया। हम अंशुमान जी से समझेंगे कि ये तेल में तेजी क्यों आई, और ये भी समझेंगे कि उसके बाद जो और खबरें हैं इनका असर दरअसल क्या है। सर, सबसे पहला कमेंट आपका मैं कीमतों पे लेना चाहूंगा कि ये जो $100 के नीचे एक ये उफान जो था शांत पड़ा था, ये अचानक फिर $110 क्यों पहुंच गया? शुभम, ये तेल की कीमतों में जो तेजी है वो रूस और यूक्रेन युद्ध की परिस्थिति से बाहर निकल चुकी है और आगे चली गई है। जो अनुमान है उस हिसाब से अगले महीने, क्योंकि ये पूरा महीना खत्म होगा रूस यूक्रेन युद्ध का, अगले महीने रूस के तेल उत्पादन में करीब करीब 3 मिलियन बैरल पर डे की गिरावट आनी है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने वहाँ से निवेश वापस ले लिया है। दुनिया के बाजार में रूस के तेल की मांग कम है, तो रूस की कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, और वो कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिफ्लेक्ट होने लगेगी सप्लाई की साइड से। और उस कमी के कारण, चूंकि अभी पिछले एक महीने की सारी कोशिशों के बावजूद कोई अल्टरनेट सप्लाई सोर्स नहीं बाजार में आया। ईरान से प्रयास हुआ, पर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को दोबारा रिवाइव करने की बात पे चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। वेनेजुएला के साथ कोशिश हुई कि उसका तेल बाजार में बढ़ेगा, उसकी भी कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दी। सऊदी अरब ने अमेरिका की बात मानने से बिल्कुल मना कर दिया उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो कुल मिला के हम जहां खड़े थे मार्च की शुरुआत में, जब युद्ध शुरू हुआ था, लगभग वैसी ही परिस्थिति में हम मार्च के अंत में आ रहे हैं, जहां तेल के बाजार में सप्लाई की शॉर्टेजेस वैसी ही रहने वाली। और यही वजह है कि वापस उन सारी उम्मीदों को, संभावनाओं को कि यहाँ से तेल आएगा, यहाँ से उत्पादन बढ़ेगा, इस तरीके की बढ़ोतरी रहेगी, ये ऐसा कोई भी अभी कोई बहुत फिजिबल या टेंजिबल सप्लाई ग्रोथ बाजार में नहीं दिखती। और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें वापस 110 के आसपास हैं, और जो ट्रेजेक्ट्री है वो 110, 115 से लेकर 90 के बीच में बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मांग आपूर्ति के इस गणित ने कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उबाल ला दिया। अब हम चर्चा शुरू करते हैं खबरों पर, और ये खबरें दरअसल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि रूस की आर्थिक ताकत को तोड़ने का ये अंतिम प्रयास है और सबसे मजबूत प्रयास है। खबर ये है सबसे नई कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कच्चे तेल की मार से बचने के लिए 10 सुझाव जारी किए, और ये सुझाव ही दरअसल रूस के लिए को घेरने की पूरी तैयारी माने जा रहे हैं। सर, क्या सुझाव हैं ये? मैं अगली खबर पे आऊं उससे पहले एक एक खबर पर चर्चा शुरू कर दें। क्या सुझाव हैं और ये कितने कारगर हैं? शुभम, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद हम लगातार मनी सेंट्रल में आपको एक एक फैसले का असर और खोलकर बता रहे हैं। अगर आप जो लोग करीब से रूस और यूक्रेन के संकट के बाद आर्थिक प्रतिबंधों का जो ढंग है और जो उसकी प्रक्रिया उसे करीब से देख रहे हों, तो हमें दिखाई देगा कि इसके 3 बड़े चरण थे। सबसे पहला चरण था रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, रूस के निर्यात को रोकना, रूस को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने से रोकना। दूसरा बड़ा हिस्सा था पुतिन का जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है, पुतिन के आसपास जो ओलिगार्क हैं, जो सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं, जो सबसे बड़े निवेशक हैं, जो सबसे बड़े सुपर रिच हैं, उनके कामकाज बंद कर देना और पूरी दुनिया में उनकी संपत्तियां जब्त करना। तीसरा चरण था रूस को स्विफ्ट से बाहर कर देना, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर देना, जहां से रूस का ट्रेड ना हो सके। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, अब वो यहां से शुरू हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की मांग ही कम कर दी जाए, जिससे कि रूस के तेल की सप्लाई या रूस के तेल की आपूर्ति की जरूरत ना पड़े। और ये चौथा बड़ा प्लान है, और ये मास्टर प्लान है। इस प्लान के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा वो है जिस पर हम इस खबर में चर्चा करेंगे, और दूसरा हिस्सा इसके बाद चर्चा करेंगे। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर्स में से है, तीसरा चौथा, और दुनिया के सबसे बड़े गैस सप्लायर में पहले नंबर का है। तेल के संदर्भ में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लगभग उसी तरीके की रणनीति अपनाई है जो रणनीति 1970 में जब अरब देशों ने अमेरिका को तेल निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, जो कि याम किपुर मूवमेंट था, जब इजराइल और सीरिया और इजिप्ट के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ था और अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था इजराइल के पक्ष में।
लगभग वैसी ही रणनीति 10 सूत्रीय रणनीति इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी की है, जिसे यूरोप और अमेरिका के देश फॉलो करेंगे। और इसका लक्ष्य शुभम यह है कि इस रणनीति के जरिए दुनिया के बाजारों में कच्चे तेल की मांग 2.7 मिलियन बैरल पर डे तक घटाई जा सकती है, यानी करीब 27 लाख बैरल पर डे की डिमांड घटाई जा सकेगी। यहाँ निशाना केवल रूस नहीं है, यहाँ निशाना सऊदी अरब भी है, यहाँ निशाना अरब देश भी हैं, जो इस समय तेल के उत्पादन को बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को कम करने में मदद नहीं दे रहे हैं। सुझाव क्या है? सुझाव ये है, ये सुझाव पहले भी आजमाए जा चुके हैं और इनका फायदा भी मिला है कि एक तो गाड़ियों की स्पीड लिमिट पूरे यूरोप और अमेरिका में कम कर दी जाए, कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास कम कर दी जाए। इससे करीब 290,000 बैरल पर डे की बचत हो सकेगी तेल की खपत में। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि 3 दिन का वर्क फ्रॉम होम कराया जाए और 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस कराया जाए, जिससे कि लोगों को कम ट्रैवल करना पड़े अपने व्हीकल से और फ्यूल का कंजम्पशन कम हो। तीसरा सुझाव यह है कि संडेज को सिटीज में कार फ्री घोषित कर दिया जाए। ये पहले हो चुका है 70 के ऑयल क्राइसिस के समय कि इतवार के दिन या रविवार के दिन शहरों में कारें नहीं चलेंगी। इसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमत और कम की जाए और सस्ता किया जाए, जिससे कि लोग अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट को छोड़कर, कारों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जहां आमतौर पर बिजली का उपयोग होता है। कार पूलिंग, कार एक्सेस, अल्टरनेटिव कार एक्सेस जैसे सुझाव भी हैं, कार शेयरिंग बढ़ाने जैसे सुझाव भी हैं। एक और महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि बिजली के इस्तेमाल में और ख़ासतौर से एयर कंडीशनिंग और वार्मिंग में भी तेल के इस्तेमाल को सीमित किया जाए। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने सुझाव दिया है। एक और महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि नाइट फ्लाइट्स जो चलती हैं यूरोप के देशों के बीच में, अमेरिका के देशों के बीच में, उन्हें रोका जाए और उनकी जगह लोग हाई स्पीड ट्रेनों से ट्रैवल करें। हाई स्पीड ट्रेनों में कैपेसिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में काफ़ी ट्रैवल नाइट में जिनको रेड आई फ्लाइट्स कहते हैं वहाँ की भाषा में, उन रेड आई फ्लाइट्स में रात में काफ़ी ट्रैवल होता है, क्योंकि वो सस्ती होती हैं, उनकी कॉस्ट कम होती है। ये महत्वपूर्ण सुझाव है। बिजनेस एयर ट्रैवल को सीमित किया जाए और लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाया जाए। ये पूरी रणनीति बहुत तेज है, इसमें बहुत डायरेक्ट और टारगेटेड है। कोशिश यह है कि इसमें से कुछ हिस्से तत्काल लागू कर दिए जाएंगे यूरोप और अमेरिका में, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मांग करीब 27 से 30 लाख बैरल पर डे कम हो जाएगी। और ये उतना ही लगभग लॉस है जितना लॉस हम रशिया के नजरिए से देख रहे हैं। जैसा हमने शुरुआत में बताया कि अगले महीने 3 मिलियन बैरल पर डे के आसपास का रशिया का उत्पादन मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि रशिया का प्रोडक्शन गिरा हुआ है। तो ये पूरी कोशिश है कि फिर रूस पर निर्भरता बिल्कुल खत्म कर दिया है। जितना तेल रूस बाजार में डालता था, उतने तेल की जरूरत ही कम कर दी जाए। ये रणनीति का पहला बड़ा हिस्सा है, जो रूस की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को या ऊर्जा बाजार में रूस की जो दखल है, ताकत है, उसे शायद निर्णायक रूप से तोड़ने की कोशिश है। सर, दूसरा हिस्सा आपने गैस का जिक्र किया। गैस के बाजार में एक बड़ी खबर यह कि जर्मनी ने कतर के साथ गैस आपूर्ति का समझौता किया है। क्या वो भी इसी कड़ी का दूसरा हिस्सा है? वो इस कड़ी का दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इकोनॉमिकम में और अर्थात में और मनी सेंट्रल में रशिया की तरफ से गैस सप्लाईज को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर रूस की यूरोप की तैयारियों पर चर्चा करते रहे और हम बताते रहे हैं। और हमने एक एपिसोड में बताया भी था कि यूरोप का प्लान क्या है, यूरोप कैसे रशिया की गैस सप्लाई से निपटना में शॉर्टेजेस है और रूस से पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए आगे कैसे जाएगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शुभम जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी की बहुत बड़ी निर्भरता रूस पर गैस को लेकर है। मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उस हिसाब से जर्मनी लगभग करीब रूस से जो अपनी ज़रूरत की 32% गैस आयात करता है। दूसरा जर्मनी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो 20% नॉर्वे से है और 12% नीदरलैंड से गैस आती है। बाकी उनकी डोमेस्टिक स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं जो LNG के जरिए आती हैं और वहाँ और अब स्टोर किया जाता है। अगर जर्मनी अपनी गैस निर्भरता रूस पर ख़त्म कर देता है या हटा देता है तो यूरोप का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके लिए रूस की गैस की उतनी ज़रूरत नहीं बचेगी। और इस दृष्टि से हमने पहले भी कहा था, चर्चा में बताया था कि जो सबसे महत्वपूर्ण एलआई या सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी यूरोप की गैस निर्भरता में या गैस आत्मनिर्भरता में या रूस निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण हो सकता है, वो कतर है। क्योंकि कतर चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसके पास तीसरा सबसे बड़ा देश है जो गैस के उत्पादन में की रैंकिंग में तीसरे नंबर पाता है। रूस सबसे बड़ा देश है गैस के उत्पादन में, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स है, अमेरिका है और इसके बाद कतर है।
तो कतर और जर्मनी के बीच अभी एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें लॉन्ग टर्म गैस सप्लाई सुनिश्चित की जाएंगी। ये सप्लाईज एलएनजी सप्लाई होंगी यानी ये शिप और कंटेनर के जरिए जाएंगी। हम मनी सेंट्रल में इस बात को बता चुके हैं कि पूरे यूरोप में युद्ध स्तर पर रणनीतिक रिजर्व बनाने, एलएनजी स्टोरेज की कैपेसिटीज क्रिएट करने, एलएनजी स्टोरेज की पुरानी परियोजनाओं को, प्रोजेक्ट को तेजी से शुरू करने की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो एक तरफ तेल है जिसकी खपत घटाई जाएगी, दूसरी तरफ गैस है जिस पर रूस की निर्भरता कम की जाएगी। और अगर जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमी है एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन के लिहाज से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है, अगर उसकी निर्भरता कम हो जाती है तो बाकी देश उतने निर्भर नहीं है रशिया के गैस पर। तो ये है उस प्लान का दूसरा हिस्सा, ये मास्टर प्लान की दूसरी कड़ी। अब दो खबरें डोमेस्टिक मार्केट से। सर, पहली खबर यह है कि रूस की ओर से डिस्काउंट पर मिल रहे तेल को भारतीय कंपनियों ने खरीदा है। करीब 50 से 60 लाख बैरल तेल खरीदा गया है, ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने। क्या फायदे हैं इसके और क्या नुकसान है रूस से सस्ता तेल खरीदने के? प्रत्यक्ष रूप से हमारे आपकी कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में चूंकि अभी भारत को तय करना है, लगातार भारत पर दबाव, अभी जापान के साथ बातचीत में भी जापान ने भारत से ये कहा कि भारत को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वो रूस के साथ खड़ा है, रूस के विरोध में खड़ा है। लेकिन जो सरकारी तेल कंपनियां रूस से तेल खरीद रही हैं और उसका पेमेंट मैकेनिज्म अभी स्पष्ट नहीं कि किस पेमेंट मैकेनिज्म में जाएगा, वो रिजर्व बनाने के काम आ सकता है। चूंकि हमारी निर्भरता 80% से ज़्यादा निर्भरता ब्रेंट क्रूड पर है जो मिडिल ईस्ट से आता है और बाकी देशों से आता है, तो कीमतों में प्रत्यक्ष रूप से कोई कमी होने की संभावना नहीं, और इसलिए हम आगे डिस्कस करेंगे कि बल्क डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई। दूसरी चीज़ है कि भारत के दूसरे जो बायर हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बायर रिलायंस है, रिलायंस ने यह तय किया है कि वो रशिया से तेल का इंपोर्ट नहीं करेगा। रिलायंस यूराल ग्रेड तेल का इंपोर्ट करता था। रशिया का यह कहना है कि सरकारी कंपनियों को तो सरकार की गारंटी है, उनके डेफिसिट, उनके पेमेंट डिले कवर हो जाते हैं, पर प्राइवेट कंपनियों के लिए बड़ी समस्या है क्योंकि उन्हें डॉलर में पेमेंट करना है और रशिया इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से, ट्रांजैक्शन सिस्टम से पूरी तरह बाहर है। तो रिलायंस ने आधिकारिक रूप से, जो अखबारों में खबर आई है उस हिसाब से ये डिसाइड किया है कि उनकी जो फीड स्ट्रीम्स हैं, उनको फीड स्ट्रीम कहते हैं ऑयल रिफाइनिंग की भाषा में, उनकी फीड स्ट्रीम्स में अब रशिया का यूराल ग्रेड तेल नहीं होगा। ये अपडेट है। अब ये जो आने वाला तेल है रशिया से शुभम, ये रिजर्व्स के काम तो आ सकता है, पर इससे हम तत्काल कीमतों में कोई बड़ी कटौती कर पाएंगे, इसकी संभावना कम दिखाई देती है। बिल्कुल। और दूसरी डोमेस्टिक मार्केट से जो बड़ी खबर है जिसका जिक्र अंशुमान जी ने अपने जवाब में किया कि देश में बल्क यूजर्स के लिए डीजल 25 रुपए लीटर तक महंगा हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने पेट्रोल पंप पे डीलर्स के लिए दी जाने वाली जो सब्सिडी थी उसे 50% तक घटा दिया। सर, इसके क्या फायदे नुकसान है अगर हम अपनी जेब के हिसाब से देखें तो? तेल की महंगाई आपके दरवाजे तक आ गई है, पर वो पीछे से आई है, पिछले दरवाजे से आई है, सामने वाले दरवाजे से नहीं आई। यानी आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे और तेल भरवाएंगे, डीजल महंगा होगा नहीं होगा आपके लिए अगर आपके पास कार है, लेकिन वो सारे बल्क कंज्यूमर्स, चाहे वो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हों, चाहे वो बस फ्लीट ऑपरेटर्स हों, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में खासतौर से सीमेंट, एल्युमिनियम और स्टील कंपनियां हों जो डीजल का इस्तेमाल करती हैं, या प्राइवेट सोसाइटीज़ हों जो पावर बैकअप के लिए बल्क में डीजल परचेज करती हैं, या शॉपिंग मॉल्स हों और या डीजल का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन करने वाले लोग हों जो कि कैप्टिव पावर प्लांट के तौर पर डीजल का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं। ये एक बड़ा हिस्सा है जो थोक में डीजल खरीदता था। हुआ ये कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया 24 घंटे में बहुत तेजी से बदली। करीब 24-48 घंटे पहले, कल आए इस फैसले से पहले, भारत की प्राइवेट कंपनियों ने, प्राइवेट रिटेलर्स हैं जिसमें जियोबीपी है, जिसमें शेल है, जिसमें नायरा है, ये वो प्राइवेट रिटेलर्स हैं जिन्हें डीजल और पेट्रोल बेचने का लाइसेंस मिला हुआ है। खास तौर पर ये डीजल की बल्क में सप्लाई करते हैं, जो बड़े बायर हैं, बल्क बायर हैं। इन्हें लगातार नुकसान हो रहा था क्योंकि इन्हें सब्सिडी देनी पड़ रही थी पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ने के कारण। तो इनका कहना था कि इनका कारोबार बिल्कुल रुक जाएगा। इसलिए सरकार ने यह फैसला किया कि जो बल्क में डीजल की सेल की जाती है उसे एक मुश्त 25 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि कितना अंडर रिकवरी है। इससे आप इस बेंचमार्क से अंदाज लगा सकते हैं। रिलायंस ने एक हफ्ते पहले अपने बयान में भी कहा था कि 15 से 20 रुपए की अंडर रिकवरी हम फेस कर रहे हैं डीजल के प्राइसेस पे। अब यहाँ से जो दो परिस्थितियां हमें सामने दिखाई देती हैं वो ये
कि जब बल्क डीजल की कीमत बढ़ गई है तो वो सबके लिए बढ़ गई है। सरकारी पेट्रोल पंप पे भी आपको बल्क डीजल महंगा मिलेगा और प्राइवेट सप्लायर भी बल्क डीजल महंगा बेचेंगे। यहाँ से जो हम पेट्रोल प्राइसेस ड्रिवन इन्फ्लेशन जिसे हम अभी तक रोके हुए थे शुभम, ऐसा लग रहा था कि नहीं, अगर डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी तो ट्रकों के का फ्रेट नहीं बढ़ेगा, तो आपके सोसाइटी में रहने वाले पावर बैकअप के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, स्टील एल्युमिनियम कॉपर इंडस्ट्रीज जो फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने का इंतजार कर रही थी, उसे एब्जॉर्ब कर रही थी, वो सब अब खत्म हो गया है। यहां से हम इन्फ्लेशन के उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें परोक्ष रूप से बड़ी फ्यूल लेड इन्फ्लेशन या डीजल या पेट्रोल की डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ी हुई इन्फ्लेशन सामने दिखाई देगी। भले ही आपकी कार के लिए वो सस्ता हो, लेकिन उसके आसपास बाकी जितनी चीजें जो परोक्ष रूप से आपके पास पहुंचती हैं और वो सब डीजल से जुड़ी हैं, हर चीज़ डीजल से जुड़ी हुई है, उसका हर चीज़ कहीं ना कहीं डीजल का इस्तेमाल करती, तो अगर थोक के बाहर हैं तो उनके लिए ये महंगा हो गया। अब ये संकेत, एक और संकेत इसके साथ है कि अगर पेट्रोल डीजल की अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक 110 उससे ऊपर रहती है, जिसकी संभावना हमने भी डिस्कस की है, तो सरकार को शायद एक हफ्ते 10 दिन का इंतजार करने के बाद क्रमशः कंज्यूमर की कीमतों में भी बढ़ोतरी के लिए विचार करना होगा। हालांकि अभी तक इस बारे में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल। और अंशुमान जी ने एक महंगाई बताई जो सामने के रास्ते से नहीं, पीछे के रास्ते से आपके घर तक पहुंच गई है, लेकिन एक महंगाई ऐसी भी है जो सीधे दरवाज़ा खटखटा के, बैल बजाकर, कुंडी खटखटा के घर आई है। आपने शायद गौर किया हो कि सुबह नाश्ते की दूध ब्रेड से लेकर शाम के डिनर की रोटी तक सब कुछ महंगा हो गया है। कहाँ से आई महंगाई, कैसे आई, देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका यूरोप में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन की खबरें पढ़कर अगर खुदरा महंगाई के आंकड़े आपको सुकून दे रहे हैं तो यकीन मानिए ये बिल्ली को देखकर कबूतर का आंखें बंद कर लेने जैसा है। और ये कोई जुमलेबाजी नहीं है। आप तो बस बीते 6 महीने में खरीदे राशन के पर्चे निकाल लीजिए और हिसाब लगाइए। सर्फ, साबुन, बिस्किट, नमकीन, मैगी, मंजन, कॉफी, चाय, तेल, रिफाइंड, दूध, ब्रेड, सब कुछ महंगा हो गया है और आगे और भी महंगा होगा, इसकी पूरी आशंका है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL बीते 6 महीनों से लगातार दाम बढ़ा रही है। ताजा तेजी शायद होली के हुड़दंग में आप तक ना पहुंची हो। कंपनी ने सर्फ साबुन के दाम 2 से 17% तक बढ़ा दिए हैं। बीते 6 माह में उत्पादों के दाम 25 से 30% तक बढ़ गए। यानी पर्चे में रिन, सर्फ एक्सेल, विम बार, ब्रू कॉफी, ताजमहल, लक्स, डब जैसे सामान पहले से महंगे नजर आएंगे। HUL अकेले ही थोड़ी ना है। 2 मिनट में बनने वाली मैगी 2 रुपए और महंगी हो गई। नया दाम 12 से बढ़कर 14 रुपए हो गया। पार्ले प्रोडक्ट्स के सीनियर कैटेगरी हेड मयंक शाह ने अपने ताजा साक्षात्कार में बताया कि इंडस्ट्री की ओर से कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। शाह अपनी दुविधा बताते हुए कह रहे थे कि बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव है। $140 पर बैरल वाला कच्चा तेल 100 पर आ गया। 180 रुपए प्रति लीटर वाला पाम ऑयल अब 150 पर है। ऐसे में ये कह पाना अभी बड़ा मुश्किल है कि मूल्य वृद्धि कितनी होगी। कंपनियों को डर ये भी है कि दाम बढ़ने से मांग टूटेगी, जो मंदी के बाद अभी सही से दौड़ भी नहीं पाई। डाबर इंडिया के मुख्य वित्त अधिकारी अंकुश जैन के मुताबिक ऊंची महंगाई लगातार चिंता की वजह बनी हुई है। महंगाई के दबाव की वजह से कंज्यूमर्स ने अपना खर्चा कम किया है। वे छोटे पैक खरीद रहे हैं। हमारी स्थिति पर नजर है और सोच विचार के बाद महंगाई के दबाव से बचाव के उपाय करेंगे। कंपनियों ने कच्चे माल की पूरी महंगाई अभी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाई। इसकी झलक महंगाई के आंकड़ों में भी दिखती है। थोक महंगाई 13% के पार है, जबकि खुदरा महंगाई 6% के करीब है। थोक महंगाई को आप कंपनियों की महंगाई मान सकते हैं, यानी कंपनियों को कच्चा माल पिछले साल की तुलना में 13% महंगा मिल रहा है। उपभोक्ताओं तक पूरी महंगाई को नहीं पहुंचाया गया है। अब समझिए कि महंगाई की असली वजह क्या है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चा तेल, पाम ऑयल और गेहूं तीनों कमोडिटी के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। यही 3 कमोडिटी एफएमसीजी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा कच्चा माल है। क्रूड की कीमतें बीते 1 साल में 124% बढ़ गईं। पाम ऑयल के भाव 1 साल में करीब 1.5 गुने हो गए। वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतें 50% चढ़कर $14 प्रति बुशल हो गईं। दिल्ली में आटे का भाव बीते 1 साल में 17% बढ़ गया। 24 रुपए किलो वाला आटा 28 रुपए किलो बिकने लगा।
एफएमसीजी कंपनियों की लागत में करीब 10 से 15% की हिस्सेदारी पैकेजिंग की होती है। पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल क्रूड ऑयल की तर्ज पर महंगा होता है, यानी जितनी तेजी कच्चे तेल में उतना महंगा पैकेजिंग मटेरियल। इसके अलावा बल्क डीजल और कोयला महंगा होने के बाद कंपनियों के लिए एनर्जी की लागत भी बढ़ गई है। यकीन मानिए, युद्ध जल्द नहीं थमा तो हम सब महंगाई की आंच में लंबा झुलसेंगे। सर कितना लंबा झुलसेंगे? ये अभी और किस्तें भी बची हैं इस महंगाई की। 13% की होलसेल इन्फ्लेशन और 6% की सीपीआई, जो कि अंडर एस्टिमेटेड है। वो 13% की जो थोक महंगाई है, जो कंपनियों की महंगाई है, जो फैक्ट्री की महंगाई है, उसका भी एस्टिमेशन या उसका भी आकलन कमज़ोर है, वास्तविक नहीं है। और कंज्यूमर महंगाई का तो आकलन 6% से कहीं ज़्यादा है। दो चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण गौर करने लायक हैं। भारत ने पिछले 10, 12, 15 सालों में पैकेज्ड कंज्यूमर एफएमसीजी गुड्स की कीमतों में इतनी निरंतर बढ़ोतरी कभी नहीं देखी। देखिए कंसिस्टेंटली 6 महीने से। और इसने लोगों के बजट ही नहीं बिगाड़ दिए, इसने डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सबको हिला दिया है। क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना मॉल स्टॉक करेंगे, कितना सेल आएगी, लोगों के परचेज बिहेवियर्स कैसे चेंज होंगे। एफएमसीजी की कीमतें आमतौर पर स्टेबल मानी जाती हैं और उस हिसाब से लोग अपने महीने के बजट प्लान करते हैं। तो पहली तो चीज़ ये कि आगे और महंगाई है और थोक में महंगाई है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि अभी तो हम महंगाई के उस रास्ते पर पहुंच रहे हैं जहां बहुत सारी चीजों की कीमतों का असर हमें सामने दिखाई देना है। इसका एक बड़ा हिस्सा हमें कुछ समय बाद पता चलेगा, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में ही, कि वो एक बड़ा हिस्सा है जो अभी रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा इसमें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि ये महंगाई आपके खाने पीने की चीज़ों की महंगाई। इसके बाद हम आगे पहुंच गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की महंगाई पर। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस चाइना में लॉकडाउन के बाद दोबारा बढ़ने शुरू हो गए। जहां शेंजन में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां से करीब भारत में, पूरी दुनिया में से 40 से 50% कंपोनेंट जाते हैं। भारत का पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मेक इन इंडिया और सबके सारी चीज़ों के बावजूद 20 से 50% कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट करती है। वो बढ़ोतरी और इसमें जोड़ ली जाए जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की और कंज्यूमर गुड्स की है, तो हम एक थोक में बड़ी महंगाई के चरण के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। और ये दोनों महंगाई शुभम एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जितना कमोडिटी महंगी होती है उतनी एफएमसीजी महंगी होती है, और उसके साथ जितने इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होते हैं उस हिसाब से और भी चीज़ों पर असर पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की भी लागत प्रोडक्शन में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, बाकी जगह शामिल होती है। सर अगली महंगाई जो है वो है घरों की महंगाई। रियल एस्टेट डेवलपर्स का मानना है कि महीने भर में स्टील की कीमतें करीब 25% बढ़ गई हैं और सीमेंट के दाम करीब 15% बढ़ गए हैं। सीमेंट, स्टील, सरिया, लोहा, ये सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं और घर भी इस वजह से 7 से 8% तक महंगे हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि महंगाई अब सारी जगह फैल गई है? रियल एस्टेट का हाल तो ज़्यादा बुरा लग रहा है। हाँ, ये रियल एस्टेट का हाल इसलिए भी ज़्यादा बुरा, और रियल एस्टेट और ज़्यादा में हमको चिंता करने वाली बात इसलिए है, एक तो स्टील के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़े हैं और स्टील की प्राइसेस सप्लाई शॉर्टेजेस के कारण भी हैं। स्टील के प्राइसेस जनरल नॉर्मल इन्फ्लेशन के कारण भी हैं। कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल के स्ट्रक्चर में 4 बड़े रॉ मटेरियल देखें ना शुभम, तो एक रॉ मटेरियल है स्टील, दूसरा रॉ मटेरियल है सीमेंट, तीसरा रॉ मटेरियल है सेरेमिक्स और चौथा रॉ मटेरियल है प्लास्टिक्स। ये 4 बड़ी चीजें जिनसे मिलकर आपका घर बनता है, और चारों जगह आपको रिकॉर्ड महंगाई है, मतलब 15%, 20%, 25% के आसपास। और ये उस समय हिट कर रही है जब हम भारत में रिकॉर्ड अनसोल्ड इन्वेंट्रीज देख रहे हैं। मेरे पास आंकड़ा है जो बताता है, रियल इनसाइट ट्रेडिशनल की रिपोर्ट है, इंडिया में 7,26,000 मकान गैर बिके हुए पड़े। इतना तो ग्राहक नहीं है देश में, 7,26,000 तो बायर नहीं होंगे इन मकानों को खरीदने वाले। और ये इन्वेंट्री शुभम 45 महीनों की है। 45 महीनों से लेकर 42 महीनों तक की इन्वेंट्री है, यानी 4 साल से अगर आप मान के चलें 4 साल की इन्वेंट्रीज खड़ी हुई हैं, जहां पर मकानों की डिमांड नहीं आई है। इनमें भी दिल्ली एनसीआर में 1 लाख से ऊपर और मुंबई में 1,19,000 से ऊपर, मुंबई में 2,48,000 के आसपास की इन्वेंट्री है। ये बड़े मार्केट हैं, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, ये बड़े मार्केट हैं। ये इन्वेंट्री जो हमें दिखाई दे रही है, जो चार्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, ये इन्वेंट्री अगर 15% और भी महंगी हो गई, तो 10 से 15% महंगी और हो गई, तो इन मकानों की बिक्री और इन मकानों की सेल्स जो होने की संभावना दिखाई दे रही थी कि अगर
लॉकडाउन खुलेगा, लोगों के पास सेविंग्स आना शुरू होंगी तो खरीदारी करेंगे, वो और टूट जाएगी। और यहाँ हाउसिंग सेक्टर के लिए कतई अच्छी खबर है नहीं। 2018 के बाद हाउसिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर के पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों सेक्टर्स के साथ, इनके लिए कभी भी अच्छी खबरें मिलती नहीं कंसिस्टेंटली। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि हम ब्याज दरों की बढ़ोतरी के करीब खड़े हुए हैं, बिल्कुल है, नए लोन्स पर ब्याज दरें बढ़ने लगी, हमने मनी सेंट्रल ने बताया है। और अब मकान खरीदने वालों के लिए कर्ज भी महंगा होने वाला है, तो यानी हाउस को बाय करने की कॉस्ट भी बढ़ने वाली है और हाउस की ओनरशिप की कॉस्ट, यानी हाउस को परचेज करने के लिए जो फाइनेंस की कॉस्ट है वो भी बढ़ने वाली है। और यहां हमें पूरे इस महंगाई के परिदृश्य में सरकार की तरफ से बड़े इंटरवेंशन की जरूरत है, जो हमें नहीं दिखता कि सरकार कैसे इस महंगाई में इंटरवीन करे। और यही किसी भी देश के नीति निर्माताओं की सूझ की, समझ की, डेटा की, उनकी जरूरतों की परीक्षा होती है कि कैसे वो ऐसी समय में इंटरवीन कर सकें जब आप जिस चीज पर हाथ रखें वो पिछली बार से महंगी है। बिल्कुल सर, महंगाई के बाजार की एक खिड़की रुपए की तरफ खुलती है। रुपया जितना कमज़ोर, महंगाई उतनी ज़्यादा। और रुपया आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा कमज़ोर अगर होने लगे तो इस पर कोई अचरज नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल के दिनों में डॉलर की बड़ी बिकवाली की है। इससे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें पहले से काफ़ी कमी आई है। पहले भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद सबसे ज़्यादा था। लेकिन अब स्थिति ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस से भी कम रह गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में इस समय कुल 622 अरब डॉलर हैं, जो 3 सितंबर यानी पिछले साल 3 सितंबर को रिकॉर्ड हाई 642 डॉलर पर थे। 10 बिलियन डॉलर की करीब करीब रिजर्व बैंक की ओर से बिकवाली की गई है। रिजर्व बैंक ने सर साफ कह दिया है कि अब उसके पास और फायर नहीं बची है, अगर ये रुपया गिरता है उसे थाम पाए। क्या मतलब है इसका? क्या अब रुपया गिरता चला जाएगा? शुभम, 2 साल में सबसे तेज गिरावट भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई। हाल के महीनों में 9.64 बिलियन डॉलर की सेल हुई। और अगर हम आंकड़े भीतर से पढ़ने की कोशिश करें तो आरबीआई ने इस साल रुपए को बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, रुपए की तेज गिरावट को रोकने के लिए 36.6 बिलियन डॉलर की बाइंग की रुपये के सपोर्ट में डॉलर छोड़े, क्योंकि डॉलर की बाजार में डिमांड थी। अप्रैल से जनवरी तक का नेट बेसिस पे करीब 68 बिलियन के आसपास की परचेज हुई। अब ये ग्राफ हमें दिखा रहा है इस गिरावट के बाद आज जो चर्चाएं थी बैंक स्ट्रीट में, और जो आरबीआई के सोर्सेज का कहना था, और जो बाजार के भीतर चर्चा थी कि रिजर्व बैंक अब उस ना चाहते हुए भी उस ट्रैप में फंस गया है जहां से उसे निकलने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को जलाकर या उसका हवन करके रुपए की गिरावट रोकनी होगी। हम बार बार मनी सेंट्रल में कहते रहे कि रुपए की गिरावट एक किस्म का विशेष साइकिल है। जितना विदेशी मुद्रा भंडार इसे बचाने में, रुपए की गिरावट रोकने में खर्च किया जाता है, विदेशी मुद्रा भंडार उतना ही गिरता है और उतना ही प्रेशर हमें करेंसी पर दिखाई देता है, उतना ही दबाव करेंसी की गिरावट पर दिखाई देता है। अब रिजर्व बैंक 2 चीजों के बीच में फंसा हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड गिरावट और दुनिया के अन्य देशों की तुलना में पिछली तिमाही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे तेजी से गिरा। आज आप अगर सारे कंपेरेबल देशों के आंकड़े को देखें तो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट बाकी देशों से ज्यादा तेज है, क्योंकि भारत की करेंसी इमर्जिंग मार्केट की वर्स्ट करेंसीज में पिछले 3-4 महीने में आ गई है। यहां से रिजर्व बैंक को रुपए को गिरते देना होगा। रिजर्व बैंक शायद उतना एग्रेसिव ढंग से बाजार में रुपए को बचाने के लिए इंटरवीन नहीं करेगा। ऐसे संकेत हमें बैंक स्ट्रीट से या रिजर्व बैंक से मिल रहे हैं और इस तरीके की जानकारियां आ रही हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक अब रुपए की गिरावट को रोकने के लिए जितना पैसा इसमें झोंकेगा वो उतना ही ज्यादा गिरावट की संभावनाएं बनाएगा। तो रूपी अपने स्तर पर डिमांड और सप्लाई के जो डेली मिसमैचेस हैं उनको हैंडल करके अपने लेवल पर स्टेबल होगा। तो अगर आप रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, आपका कारोबार, आपका निर्यात, आप बाहर पैसे भेज रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान रखें कि रुपए, और हम ये बात पहले भी कह चुके हैं जब रुपए पर हमने चर्चा की थी कि गिरावट एक सीमा के बाद नहीं रुकेगी, क्योंकि प्रेशर बाहर से है। कच्चे तेल की कीमतें 100-110 डॉलर के आसपास बनी रहनी, सारी कमोडिटीज की प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर हैं, और उन सबका असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर और रुपए के दबाव पर दिखाई देता है। सर, ये इतनी डॉलर की डिमांड निकल कहां से रही है? इतनी डॉलर की जरूरत है किसे आखिर? भारत में इस समय डॉलर की सबसे ज्यादा डिमांड इंपोर्ट को लेकर नहीं है। अगर इंपोर्ट को लेकर डॉलर की डिमांड हो तो अच्छी डिमांड माननी चाहिए शुरू में। अगर इंपोर्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। लोग अगर स्टील इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उत्पादन में इस्तेमाल हो रही हैं, और उसकी वजह से उत्पादन बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, वो साइकिल चलेगा। इसलिए इंपोर्ट हमेशा क्वालिटी यूज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व होता है। ये डिमांड है एफपीआईज की सेल के कारण।
ओके। विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे बड़ी गिरावट इस वजह से आई है कि हम विदेशी निवेशकों की काफी बड़ी रिकॉर्ड बिकवाली लगातार बाजार में देख रहे हैं और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए, उनकी डॉलर डिमांड को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक को लगातार बाजार में डॉलर छोड़ने पड़ रहे हैं ताकि रुपए का एक स्तर बना रहे। कंट्री वाइज अगर आप देखें तो इस साल मतलब ईयर टू डेट भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो करीब करीब -1.79% गिरा है, जबकि इनसे ऊपर चीन में गिरावट -1% की है, जापान और स्विट्जरलैंड इससे ऊपर है, रशिया के बाद तो इसके बाद रशिया है। आरबीआई ने जो इंटरवेंशन किया है स्पॉट मार्केट में उसका नतीजा है कि रुपया अपनी वास्तविक कीमत तक शायद नहीं पहुंच पाया है। तो अब बाजार में लोग ये मान रहे हैं कि अगर रिजर्व बैंक ने अपना इंटरवेंशन सीमित किया, बहुत ही क्राइसिस के समय हाथ डाला, उसे विदेशी मुद्रा भंडार मेंटेन करने की कोशिश की, तो रुपए की गिरावट क्रमशः, एकदम तो नहीं लेकिन क्रमशः बढ़ती जाएगी साल के अंत तक। और इसलिए महंगाई की एक खिड़की या महंगाई का एक बड़ा दबाव और प्रेशर पॉइंट रुपया भी है और इसीलिए कंपनियां बराबर ये कह रही हैं कि बहुत उतार चढ़ाव है और हम कीमतों में आगे बढ़ोतरी करते रहेंगे, इस बात के संकेत हैं। सर, किस तरफ ये आपको लगता है इशारा क्या करती है दुविधा आरबीआई की? फिर आरबीआई अब क्या करेगा? आरबीआई की दुविधा इस बात की तरफ इशारा करती है कि आरबीआई को शायद ब्याज दरों में बढ़ोतरी समय से पहले करनी पड़ेगी। भूमिका बननी शुरू हो गई है, अखबारों में इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी दिखाई देने लगी है, डिमांड आना शुरू हो गई है। हालांकि अभी 2 महीने पहले तक आरबीआई ये मान रहा था कि नहीं, डिमांड नहीं है, रिकवरी नहीं है, हमें लंबे समय तक अभी मॉनेटरी ईजिंग बनाए रखनी पड़ेगी। लेकिन रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी ताकि विदेशी निवेशक बाजार में बने रहें। इस पर मैं मनी सेंट्रल में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जहां हमने इस पूरे मैट्रिक्स को समझाने की कोशिश की थी कि जब करेंसी कमजोर होती है और ब्याज दरें कम होती हैं तो विदेशी निवेशकों के लिए डिस्करेज होता है, विदेशी निवेशकों के लिए डिसएडवांटेज होता है। तो अब रुपए की गिरावट को थामने के लिए बजाय डॉलर बाजार में झोंकने के शायद रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में बढ़ोतरी को जल्दी लाना पड़े, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। और उसको लाने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि हम रिकॉर्ड इन्फ्लेशन का दौर आते देख रहे हैं जो सामने खड़ा हुआ है। तो अगर वो ऐसा होता है तो शायद हम रुपए में थोड़ी स्थिरता, ज़्यादा तेज गिरावट नहीं देखेंगे, थोड़ी स्थिरता देखेंगे। तो इसलिए अगली बड़ा इवेंट जिस पर हमारी निगाह होगी वो अगले महीने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, जहां हो सकता है कि आरबीआई कम से कम अपना स्टांस तो बदल ही दे। एक्मोडेटिव से अगर वो नहीं भी बढ़ोतरी करता है तो आगे बढ़ोतरी का संकेत जरूर दे सकता है, इसकी संभावना लग रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल, एमटीएनएल और ब्रॉडबैंड कंपनी बीबीएनएल का एक साथ विलय हो सकता है। इनके जल्द विलय होने की संभावना है। सरकार इन तीनों कंपनियों के विलय पर विचार कर रही। रिपोर्ट्स की माने तो तीनों सरकारी कंपनियों के विलय के बाद दूरसंचार विभाग ने इसका ड्राफ्ट कैबिनेट को सौंप दिया है और ये माना जा रहा है कि इन तीनों का विलय हो जाएगा तो इनकी वित्तीय स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाएगी। क्या प्रयास है सर, और ये विलय की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये दूसरी कोशिश है शुभम। बीएसएनएल एमटीएनएल के मर्जर की एक कोशिश पहले भी हो चुकी थी लेकिन वो किसी तरह से सफल नहीं हुई और बीएसएनएल एमटीएनएल के मर्जर में कई सारी दिक्कतें थी। अब सरकार एक आखिरी कोशिश करने में लगी इन दोनों बीमार टेलीकॉम कंपनियों के लिए। हमें याद होगा कि बीएसएनएल एमटीएनएल के लिए पैसा जुटाने के लिए इनकी संपत्तियां बेचने की भी कोशिश की गई थी एसेट मोनेटाइजेशन के तहत, उसमें भी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी। बीएसएनएल सरकार ने करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए डाले थे बीएसएनएल में, जिसमें कि मैं घोषणा की थी डालने की, जिसमें 36,260 करोड़ रुपए का कैश सपोर्ट बीएसएनएल एमटीएनएल को अगले 3 साल तक दिया जाना है। अब जबकि बजट बुरी तरह लड़खड़ाया हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है, सरकार के खर्च बढ़े हुए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है शुभम कि 36,000 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है, जो मदद बीएसएनएल एमटीएनएल को खड़े होने के लिए दी जाएगी और बाजार में फिर भी वो प्रतिस्पर्धा में नहीं खड़े हो पाएंगे, उससे बेहतर है कि इनको मर्ज करके एक साथ एक बड़ी कंपनी बनाई जाए। अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल का कंबाइंड डेट, कुछ आंकड़े समझना जरूरी है हमारे लिए। बीएसएनएल एमटीएनएल का जो साझा कर्ज है वो जनवरी एंड में 59,000 करोड़ रुपए के आसपास, 59,588 करोड़ रुपए था। यानी इनका मर्जर होने के बाद ये एक बड़ा डेट लोडेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। सरकार ये भी कोशिश सोच रही थी कि इनके जो एजीआर ड्यूज हैं उन्हें इक्विटी में बदल दिया जाए, इनसे सीधे अपफ्रंट वसूली ना की जाए। करीब 43,000 करोड़ रुपए की बकायदारी एजीआर ड्यूज के तौर पर इन कंपनियों पर भी इन्हें पैसा स्पेक्ट्रम का पैसा चुकाना है। अब इस मर्जर के बाद मर्जर का प्रस्ताव काफ़ी तेज है। आज कई जगह काफ़ी आश्वस्ति के साथ और काफ़ी निर्णायक ढंग से इस तरीके की खबरें छपी अखबारों में कि अगले महीने ही ये मर्जर हो जाएगा। इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। बीबीएनएल के मर्जर के साथ
अब BSNL के थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है। कितनी उम्मीद होगी, क्योंकि फिनांसेस बहुत बुरी तरह टूटे हुए हैं, बाजार का कंपटीशन काफ़ी आगे है, हम 5G की तरफ जा रहे हैं, BSNL अभी उस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी पीछे है। BBNL के पास करीब 8,60,000 किलोमीटर का ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है पूरे देश में, क्योंकि वो ब्रॉडबैंड नेटवर्क की कंपनी है। 5,000 नहीं, BBNL और BSNL को मिलाकर करीब 8,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क तैयार होगा इस नई कंपनी के पास। ये नेटवर्क फ्यूचर में ब्रॉडबैंड की प्राइसिंग में मदद कर सकता है, अगर भारत संचार निगम और BSNL और BBNL मिलकर इसी प्रॉपर मार्केटिंग कर पाएँ। यही एक बड़ी होप है कि ब्रॉडबैंड का जो आने वाला समय है, जिसमें कि लोग ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करेंगे दोनों तरह से, घरों में भी ब्रॉडबैंड के तौर पर, और बाकी जो इंस्टीट्यूशनल ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल है कंपनियों के बीच में नेटवर्किंग के लिए और कॉर्पोरेट ब्रॉडबैंड का जो इस्तेमाल है, उस बाजार में BBNL और BSNL मिलकर शायद कुछ नई इक्विटी ले सकती हैं। पर तात्कालिक तौर पर इस मर्जर की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि BSNL और MTNL को सरवाइव कराने की पूंजी डालने की क्षमता अब शायद सरकार में नहीं दिखी है, नहीं बची है। और एक सिनर्जी दिखती है, MTNL अर्बन ऑपरेटर है, BSNL पैन इंडिया ऑपरेटर है, और भारत और ब्रॉडबैंड लिमिटेड BBNL पूरे देश में ब्रॉडबैंड नेटवर्क रखती है। अगर ये मर्जर होता है तो इसका दूसरा पहलू ये है कि भारत में सरकारी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी, एक साइज के आधार पर एक बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक बड़ी PSU खड़ी हो जाएगी, और शायद वो बड़ी PSU सरकार को ये साहस या ये आश्वस्ति देगी कि फिर उसका विनिवेश किया जा सके, उसका निजीकरण किया जा सके, उसकी हिस्सेदारी बाजार में बेची जा सके, जिससे कि उसके कर्ज और इनकी वित्तीय स्थिति सुधारी जा सके। ऐसा संकेत हमें इस योजना से मिलता है। बिल्कुल। और कितना सफल होगा ये मर्जर, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कितना सफल होगा, सरकार अपने इस काम में कितना आगे बढ़ेगी, हम आपको बिल्कुल मनी सेंट्रल के जरिए बताते रहेंगे। सर बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए आपका, तमाम खबरों पर चर्चा के लिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम को 7 बजे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। का तमाम ये रंगो दीवार है, कैसा ही रंगो